हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश कोड़ेकर। मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है जो भी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पूछे जाते हैं वो टॉपिक आज से हम कवर करेंगे। उसका सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक हमने लिया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम एंड स्टार। ये जो विश्व है इसकी निर्मिति कैसे हुई, ये गैलेक्सीज है ये कैसे बनी, सोलर सिस्टम हमारा कैसा बना और ये स्टार जो है कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो यूनिवर्स जो है ना दोस्तों, विश्व जो है एक मैटर और स्पेस से मिलके बना हुआ है। विश्व में जो हमारे जैसे मैटर मतलब क्या है कि जो ये प्लैनेट्स है, जैसे हमारा सन है, अर्थ, वीनस, मार्स, या फिर जो एस्टेरॉइड्स रहते हैं, या फिर जो आइस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल और जो डिफरेंट गैलेक्सी जो भी हम हमारे आंखों से देख सकते हैं उसको हम कहते हैं मैटर। और इन मैटर के बीच में खाली जगह है, स्पेस है, तो उसको कहते हैं स्पेस। तो विश्व जो है मैटर और स्पेस से मिलके बना हुआ है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल कंपोनेंट भी है इस विश्व में, जिसको जो हम चीज़ें हम देख सकते हैं आंखों से, जिसको हम छू सकते हैं, उसको कहते हैं हम फिजिकल कंपोनेंट। जैसे कि है प्लैनेट्स, स्टार्स। ये जो प्लैनेट्स है, जो सन के नज़दीक वाले प्लैनेट रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं उसको हम, और जो सन से जो दूर है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे वाले प्लैनेट्स है, उसको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ये जो जोवियन प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स बने हैं गैसेस, डस्ट और आइस पार्टिकल से मिलके। तो ये प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, और भी गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज में जो पार्टिकल रहते हैं, डस्ट और हेलियम, हाइड्रोजन, जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे विश्व में, उससे मिलके हमारा जो विश्व है ये फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाता है। और इसमें नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स भी है, लाइट, ग्रेविटेशन, टाइम, स्पेस। ये जो है हमने इसको थिंकिंग किया है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो जो ये लाइट, ग्रेविटेशन, टाइम और स्पेस, ये जो चीज़ें हैं ये नॉन फिजिकल कंपोनेंट बन जाती है। और यूनिवर्स जो है ना दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्स जो है 13.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। कितना है? 13.6 बिलियन ईयर्स पुराना। तो यूनिवर्स की जो शुरुआत है 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई है। यूनिवर्स में जो है बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट है, तो ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलके ये विश्व बना हुआ है। और ईच जो गैलेक्सी रहती है ना दोस्तों, इसमें हर एक गैलेक्सी में लगभग एवरेज 100 बिलियन स्टार रहते हैं। अगर छोटी गैलेक्सी है तो इसमें इससे कम स्टार रहेंगे, और अगर बड़ी गैलेक्सी है तो उसमें 100 to 1000 बिलियन स्टार तक एक गैलेक्सी में स्टार्स हो सकते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है ना उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा, या फिर इंग्लिश में इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो पहले तो दोस्तों एक सवाल आता है, विश्व के बारे में जब हम सोचते हैं, यूनिवर्स के बारे में जब हम सोचते हैं, तो ये विश्व जो है, यूनिवर्स जो है कैसे बना होगा। तो ऐसी एक थ्योरी है, ऐसा मानना है कि विश्व जो है, विश्व की उत्पत्ति के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती है, बट उसमें से सबसे रिलेवेंट जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। उसमें जो है सबसे रिलेवेंट थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी है। तो इस थ्योरी में ऐसे माना जाता है विश्व जो है 13.6 बिलियन ईयर्स एगो बना हुआ है, और 13.6 बिलियन ईयर्स एगो विश्व जो है एक सिंगल पॉइंट में बना हुआ था। विश्व जो है एक सिंगल पॉइंट था, जस्ट यू कैनॉट इमेजिन, उतना छोटा पॉइंट था विश्व। और उस विश्व जो था, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर और जो डेंसिटी था वो इनफाइनाइट था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा डेंस था और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था उसमें। आप जितना भी टेम्परेचर सोच पाओ, उससे भी, जितना भी आप इमेजिन कर पाओ, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर, उससे कई गुना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेंसिटी उस सिंगल पॉइंट में एग्जिस्ट करती थी। तो उसके बाद में जो बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे ये जो पॉइंट था ये बहुत बिग बैंग थ्योरी के बिग बैंग से एक्सप्लोड हुआ, और उस एक्सप्लोजन के कारण इसमें जो मैटर था वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैटर है वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। ये जो बिग बैंग थ्योरी है हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं यहाँ पे कैसे कैसे डेवलप हो गया हमारा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के शुरुआत में हम ऐसा मानते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग विश्व जो है एक छोटा, जितना भी हम इमेजिन ना कर पाए उतना छोटा बिंदु था, और उसमें बहुत सारा हाई टेम्परेचर
और डेंसिटी थी। उसके बाद में बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन के कारण जो हमारा विश्व जो है अभी एक्सपांड हो रहा है। मतलब ये जो चीजें हैं एक दूसरे से दूर जा रही है। जब ये एक्सप्लोजन हुआ उस टाइम पे जो टाइम, उस टाइम पे स्पेस और टाइम उसकी निर्मित हो गई। स्पेस और टाइम जो है ऐसा माना जाता है कि उस टाइम से उत्पन्न हुआ, उस पॉइंट से स्पेस और टाइम की जो है निर्मित हो गई। उस टाइम पे स्पेस और टाइम का क्रिएशन हो गया। तो स्पेस जो है, स्पेस मतलब क्या होता है कि दो चीजों के बीच का जो अंतर होता है, जो बीच में, तो ये जो पॉइंट का जो एक्सप्लोजन हुआ वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो गया। एक सेकंड का भी आप बिलियन 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 ऑफ द फ्रैक्शन अगर लो तो उस फ्रैक्शन को ये जो है बिग बैंग थ्योरी हैपन हुआ। और उसके एक सेकंड के बाद में ये जो है हाई एनर्जी पार्टिकल, यहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट हो गए। अब बिग बैंग का जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद में जो है वो जो पार्टिकल जो एक्सप्लोजन के बाद बाहर आए वो एकदम हाई एनर्जी थे, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी उस पार्टिकल्स में। तो ये जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है स्विट्जरलैंड में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो प्रोजेक्ट है, ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ पे जो रिएक्शंस हो गए ना ये बिग बैंग के बाद में, इसी जो पार्टिकल्स का जो है इसका सिमुलेशन करने का कोशिश कर रहा है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट में। उसके बाद में 100 to 1000 सेकंड में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन, हेलियम और जो लिथियम, ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स थे उनके न्यूक्लियर फॉर्म स्टार्ट होना, उनका जो सेंटर थे वो बनना स्टार्ट हो गए, उनके न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गए 100 to 1000 सेकंड में। और उसके बाद में जो फर्स्ट एटम जो है उसका फॉर्मेशन जो है, अभी ये जो न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर था बहुत हाई टेम्परेचर था, उसकी वजह से ये एटम जो है फॉर्म नहीं हो पाए थे। तो एटम फॉर्म होने के लिए लगभग 3 लाख साल लग गए। फर्स्ट जो एटम फॉर्म हो गए उसको फॉर्म होने के लिए लगभग 3 लाख साल लग गए। तो 3 लाख साल जो है फर्स्ट एटम हमारे फॉर्म हो गए। जो लाइटेस्ट एलिमेंट है हमारे हाइड्रोजन, हेलियम, ये जो है मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन है और हेलियम के एटम फर्स्ट फॉर्म हो गए। और उस लिथियम और बेरिलियम के जो है ट्रेसेस में ये जो एटम है वो ट्रेसेस, सम अमाउंट ऑफ ट्रेसेस में ये एटम्स भी फॉर्म हो गए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये जो यूनिवर्स जो बना है ना, अभी ये जब बिग बैंग हो गया उसके जो रेडिएशन है अभी भी इस विश्व में एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिवर्स था एक ओपेक यूनिवर्स था, इसमें से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही थी 3 लाख साल तक, इसमें से कोई लाइट यहाँ पे बाहर नहीं आ रही थी। तो ये जो यूनिवर्स है इसमें जैसे हम चादर, अगर कोई बल्ब है और उसके ऊपर कोई चादर हम ओढ़ दे तो उसमें से जैसे कोई लाइट बाहर नहीं आती, वैसे ही इस विश्व से, यूनिवर्स से लगभग 3 साल तक कोई लाइट यहाँ से इससे निकल नहीं रही थी। तो उसके बाद में ये जब फर्स्ट एटम फॉर्म होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में ये जो गैसियस क्लाउड जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, नेबुला जिसको हम कहते हैं। तो डिफरेंट जो है गैसियस क्लाउड में, यूनिवर्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो गैसियस क्लाउड थे वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। फिर डस्ट, ये जो बिग बैंग हुआ था इसमें से जो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल, ये जो पार्टिकल भी निकले थे ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गया। उसके क्लाउड्स लमसम अमाउंट में उसके क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो गए। तो ये जो क्लाउड्स है, बहुत सारे क्लाउड्स ऐसे एक साथ आके, बहुत सारे क्लाउड्स ऐसे गैसियस क्लाउड्स एक साथ आके उसका जो है गैलेक्सीज, जो फर्स्ट गैलेक्सीज जो हमारे वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट गैलेक्सीज है ये ऐसे बनी है। तो डिफरेंट अमाउंट जो गैसियस क्लाउड्स है वो एक साथ आके, ये जो आप इमेजिन कर रही है ये बहुत ज़्यादा एरिया है, ये छोटा एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ये जो है एरिया फैला हुआ है। तो लाइट ईयर जो है ये यूनिट जो है दोस्तों, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट ये जो क्लाउड्स बने ये बहुत लाइट ईयर्स तक फैले हुए थे। और हमारे जो गैलेक्सीज रहते हैं ना दोस्तों, वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस तक फैले हुए रहते हैं। तो ये जो क्लाउड्स बने ये बहुत डिस्टेंस तक फैले हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में फॉर्म हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, फ्यू हंड्रेड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये गैलेक्सीज बन गए थे। और उसके बाद में ये जो स्टार्स थे,
अभी क्या हुआ था, ये गैसेस डिफरेंट पार्टिकल जो गैसियस पार्टिकल थे ये बनना स्टार्ट हो गया था। फिर ये जो गैसेस थे एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो गया था, ये जो गैसेस थे एक साथ नजदीक आना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो पार्टिकल थे एक दूसरे के साथ जुड़ना, लंप उसका लंप बनना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ते 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 ये जो है पार्टिकल बहुत बड़े हो रहे थे। तो जो फर्स्ट स्टार फॉर्मेशन इस टाइम पे फ्यू 100 मिलियन ईयर्स के बाद ये फर्स्ट जो स्टार फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में क्या होता था, ये जो हाइड्रोजन और हेलियम एक साथ आते थे, तो हाइड्रोजन उसके बाद में फिर कार्बन बनते थे, फिर कार्बन के बाद उसके बाद और हेवी एलिमेंट बनते जाते थे, आयरन। फिर उसके बाद में ये स्टार जो है बड़े होते थे, और बड़े स्टार जब एक्सप्लोड होते थे तो उससे और ज्यादा हेवियर एलिमेंट बनते थे। तो ये जो है ऐसे साइकिल वहां पे कंटिन्यू रहा था। जो गैलेक्सी जब स्टार्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे ये स्टार जो बने थे, उस टाइम पे ये जो साइकिल था ऐसा कंटिन्यू बन रहा था। तो ये जो स्टार बने थे इनिशियल स्टार कहते हैं हम उसको। ये स्टार्स बनने के टाइम पे ऐसे हाइड्रोजन और हेलियम उनका हाइड्रोजन का फ्यूजन होके वहां पे हेलियम बनता था, और हेलियम से फिर उसके बाद में कार्बन एटम बनते थे। कार्बन के बाद उसके बाद हेवियर एटम्स बनते बनते फिर आयरन बनते थे, और आयरन के बाद इसका एक्सप्लोजन होके फिर वो और ज्यादा हेवियर एलिमेंट्स बनते जाते थे। फिर ये फ्यू 100 मिलियन ईयर्स के टाइम तक यूनिवर्स जो है वो डिसलरेट हो रहा था, उसका जो एक्सपांशन जो है उसका स्पीड जो है वो कम हो रहा था। जो गैलेक्सी जो एक दूसरे से जो दूर जा रही थी ना दोस्तों, वो स्लोली उसका जो स्पीड है वो कम हो रहा था, स्लोली। जो पहले बिग बैंग के बाद में जो उसका स्पीड था वो स्पीड उसका कंटिन्यू नहीं था, उसके बाद में जो है डिसलरेशन स्टार्ट हुआ था यूनिवर्स का। बट आफ्टर फ्यू बिलियन ईयर्स ये जो यूनिवर्स है फिर से एक्सेलरेट करने लगा। तो इसका जो रीजन है अभी तक पता नहीं है कि ये यूनिवर्स जो है फिर से क्यों एक्सेलरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया। ये जो एक्सेलरेशन है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो है डार्क एनर्जी, यूनिवर्स के अंदर जो हमारे आंखों को जो दिखती नहीं है, ऐसा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से जो यूनिवर्स है आज का हमारा वो एक्सपांड कर रहा है, उसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो एक्सेलरेट कर रहा है। उसके बाद में आफ्टर 9 बिलियन ईयर जो है हमारी जो है सोलर सिस्टम फॉर्म हो गई। अब ये सोलर सिस्टम फॉर्म कैसे होगी, ये जो हमारे जो लमसम क्लाउड जो मैंने बोले थे, क्लाउड जो बना, नेबुला जो बना था ना, हाइड्रोजन और हेलियम और डस्ट पार्टिकल गैसेस का आफ्टर बिग बैंग, ये जो नेबुला है इसके जो लम्स जो एक साथ आने लगे थे, इसके जो छोटे छोटे एटम एक साथ आके वो लम्स बनना स्टार्ट हो गए थे, और ये डिफरेंट जो लम्स है वो एक साथ जुड़ के बड़े पार्टिकल बनना स्टार्ट हो गए थे। और ये जो पार्टिकल जब बड़े बन रहे थे तो इसमें जो है ग्रेविटी आना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो ग्रेविटी थी ना दोस्तों, ये बीच में जो हमारा सन बना था वहां पे उससे ये ग्रेविटी का इनिशिएशन हुआ था। तो ये जो ग्रेविटी की वजह से जब बनना स्टार्ट हो गया तो ये जो क्लाउड है वो कोलैप्स होने लगे थे इस ग्रेविटी की वजह से। वो जो ग्रेविटी की वजह से जो सेंटर में जो ग्रेविटी फॉर्म हो रहा था उसकी वजह से ये जो नेबुला के जो क्लाउड थे हाइड्रोजन हेलियम के, ये क्लाउड्स क्या हो रहा था वहाँ पे कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था। और वो जो ग्रेविटी जो बीच वाला जो सेंटर वाला जो पार्टिकल था उसके अराउंड एक क्लाउड जमा होना स्टार्ट हो गया था। और जब ये पार्टिकल एक साथ जुड़ने लगे थे तो उसकी जो हाई एनर्जी थी उसकी वजह से यहाँ पे उसका टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो सन का जो फ्यूल जो है उसके अंदर जो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सन का फ्यूल है। उसकी वजह से जो सन का जो एनर्जी आ रहा है हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन होके हमको जो लाइट और जो हीट एनर्जी मिल रही है वो सन के अंदर जो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से मिल रही है। तो उसके बाद में सन के अराउंड जो है डिस्क जैसे जो डस्ट पार्टिकल और जो गैसियस पार्टिकल थे डिफरेंट मेटर, वो जो डिस्क सन के अराउंड घूम रहे थे। तो सन के अराउंड क्या हुआ, ये जो डिस्क एक डिस्क की तरह एक लेयर क्रिएट हुआ। जैसे सैटर्न के अराउंड अभी डिस्क है वैसे सन के अराउंड भी एक डिस्क क्रिएट हुआ। तो ये जो डिस्क था उसमें भी ये जो छोटे छोटे सन का जो इनर पार्ट था उसके सन से जो नजदीक वाले पार्टिकल है, नजदीक वाले जो प्लैनेट्स है ना दोस्तों वो रॉकी प्लैनेट्स है। उसका भी एक रीजन है रॉकी प्लैनेट्स रहने का। और सन से जो अवे प्लैनेट जो है दूर जो है एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट्स है जो जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं वो गैसियस प्लैनेट्स है। तो ये नजदीक वाले प्लैनेट जो है रॉकी प्लैनेट क्यों बने हैं,
बिकॉज जो सन के नजदीक जो भी गैस वगैरह जो था वो सन के ग्रेविटी की वजह से उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो रॉकी जो प्लैनेट्स थे वो जो या फिर डिफरेंट रॉक्स क्या हो गया, ग्रेविटी की वजह से वो एक साथ आते गए, ये लम्ब जो है रॉकी जो लम्ब्स है एक साथ जुड़ते गए, और बड़े बड़े जो है फिर छोटे छोटे रॉक्स एक साथ जुड़ते गए, फिर उसके बाद उसका एरिया बढ़ता गया, फिर दूसरा बड़े, फिर उसके साथ छोटे छोटे रॉक बड़े बड़े बनते गए एक साथ आके, और ये जो रॉकी पार्टिकल्स है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे थे। तो जब रोटेट कर रहे थे ना, तो जो डस्ट उसके रास्ते में आता था वो भी डस्ट पार्टिकल वो अपने साथ लेके जाता था, तो उसकी वजह से उसका साइज जो है बढ़ते जा रहा था। तो ये जो प्लैनेट्स है इस तरह से बने, और सन से अवे जो प्लैनेट थे उसमें डस्ट पार्टिकल और आइस पार्टिकल प्रेजेंट है। उसमें भी ये जो प्लैनेट जब बन रहे थे तो वो भी उसके रास्ते में जब वो रोटेट कर रहा था, उसके रास्ते में जो भी डस्ट और आइस पार्टिकल थे वो अपने साथ कलेक्ट करते हुए उसका साइज बढ़ाते हुए लेके जा रहा था। तो एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आया कि जो डस्ट और एस्टेरॉइड जो प्रेजेंट थी सन के अराउंड वो खत्म हो गई, और अभी जो है सिर्फ हमको स्पेस दिख रहा है, क्योंकि ये जो सब एब्जॉर्ब कर लिया, हर एक प्लैनेट ने अपने जो ग्रेविटी उसका जिस ग्रेविटी का जिस एरिया तक उसका प्रभाव था उस एरिया तक का जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसने एब्जॉर्ब कर लिए हर एक प्लैनेट ने। तो उसकी वजह से अभी जो है स्पेस ही हमको दिखता है। फिर 10 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ पे जो है लाइफ स्टार्ट हो गया, और अभी आज का जो प्रेजेंट डे है दोस्तों वो है 13.7 बिलियन ईयर्स, और ऐसा माना जाता है कि 20 बिलियन ईयर्स के बाद में हमारा जो सन है वो रेड जायंट बन जाएगा, हमारा जो स्टार जो सन है वो रेड जायंट बन जाएगा, और उसके बाद में ये जो है सन जो है एक्सप्लोड हो जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होके व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट बन जाएगा। उसके बाद में जो हमारी अर्थ की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, लाइफ जो है वैनिश हो जाएगी हमारे अर्थ के, और उसके बाद में भी 10⁻100 टाइम्स ऑफ ईयर्स अगर जब पास हो जाएंगे तब भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड करते रहेगा। इवेंचुअली हमारा जो यूनिवर्स जो है एक दूसरे से, उसमें से जो गैलेक्सीज है एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि वो इवेंचुअली कोल्ड एंड डार्क बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको बहुत सारे ईयर्स लगने वाले हैं। तो ये जो यूनिवर्स जो है हमारा ऐसा फॉर्म हुआ है। हमने देखा कि ये बिग बैंग थ्योरी ऐसे मानती है, बट दूसरी हॉयल्स टेडी थ्योरी भी है, वो जो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स जो है जैसे आज के प्रेजेंट स्टेट में है वैसे ही बहुत सालों से ऐसे ही कंटिन्यू करता आ रहा है, ये हॉयल्स थ्योरी मानती है। ठीक है, बट बिग बैंग थ्योरी में हम मानते हैं कि शुरू में यूनिवर्स जो है एक छोटा सा एटम था, और उसके बाद में एक्सपांड होके इतना बड़ा वो अभी यूनिवर्स जो करंटली एग्जिस्टेड साइट्स का यूनिवर्स बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसके कुछ प्रूफ्स भी है, तो इसकी वजह से इस थ्योरी को जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। तो इसके जो है 3 मेजर प्रूफ्स है। पहला जो प्रूफ है दोस्तों वो है डॉपलर शिफ्ट, या फिर रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट इसको हम कहते हैं। उसको एक एम्बुलेंस के एग्जांपल से हम समझते हैं। जब कोई भी एक एम्बुलेंस हमारे नज़दीक आ रही हो तो उसका आवाज़ कैसे है, इंक्रीज होते जाता है, और फिर एम्बुलेंस हमसे जब दूर जा रही हो तो उसका आवाज़ डिक्रीज होते जाता है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो उसी तरह से जो लाइट है ना दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो रेड बैंड में शिफ्ट हो जाता है, उसका कलर हमको पहले रेड अपीयर होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा हो। तो उसकी वजह से क्या है, वो लो फ्रीक्वेंसी लाइट को शिफ्ट हो जाता है। तो रेड लाइट जो होती है लो फ्रीक्वेंसी लाइट होती है, और जो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक आ रहा हो ना तो उसकी लाइट जो है ब्लू बैंड में शिफ्ट हो जाती है, ब्लू शिफ्ट हो जाती है। तो वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट में जो ऑब्जेक्ट है हमको दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डॉपलर शिफ्ट है इसकी वजह से ये जो है बिग बैंग थ्योरी है इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये डॉपलर शिफ्ट का मतलब क्या है, हमने इस बिग बैंग थ्योरी में एज्यूम किया है कि यूनिवर्स जो है एक्सपांड हो रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है, गैलेक्सी जो है, प्लैनेट जो है और या फिर स्टार जो है दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम ये जो डॉपलर शिफ्ट है हमको ये जो है हमसे जो दूर जा रहे हैं स्टार्स, उसके लिए ये जो उसका लाइट ऑब्जर्व करके हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे
ये जो अगर प्लैनेट हमसे दूर जा रहा है तो हमको लाइट जो ऑब्जर्व होगी उसकी वो रेड बैंड में ऑब्जर्व होती है, रेड लाइट ऑब्जर्व होती है। और अगर कोई प्लैनेट हमारे नज़दीक आ रहा है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी बैंड में ये लाइट हमको ऑब्जर्व होती है, ब्लू शिफ्ट में वो जो लाइट है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से ये जो है ये बिग बैंग थ्योरी इस एक प्रूफ से प्रूव हो जाती है। और दूसरा जो प्रूफ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसका क्या मतलब है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जब ये बिग बैंग हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी रेडिएशंस क्रिएट हुई थी। तो ये जो ओल्डेस्ट रेडिएशन है ना दोस्तों, ये जो ओल्डेस्ट लाइट जो है यूनिवर्स में वो अब भी एग्जिस्ट करती है, और ये ओल्डेस्ट लाइट जो है पूरे यूनिवर्स में अभी भी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ये जो है माइक्रोवेव रेंज में ऑब्जर्व होती है, तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि बिग बैंग ऑकर हुआ होगा कुछ बिलियन ईयर्स एगो। थर्ड जो इस बिग बैंग थ्योरी के लिए प्रूव है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। अभी आइंस्टाइन ने ये ग्रेविटेशनल वेव जो है इसको प्रेडिक्ट किया था 1960 में, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव जो है इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है स्पेस टाइम जो है डिस्टॉर्ट होता है। जो ग्रेविटेशनल है इसकी वजह से स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट होता है। अगर आपने कोई भी एक कपड़ा ऐसे बांध के कस के बांधा हुआ है और उसके बीच में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट डालेंगे ना तो उसके बीच में क्या होगा, उसकी वजह से में उस बॉल की वेट की वजह से वो क्या होगा, जो कपड़ा है वो नीचे चला जाएगा। उसी तरह से ये जो ग्रेविटी जो वेव्स है एक्ट करते हैं, इसकी वजह से जो यूनिवर्स में जो स्पेस और टाइम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये ग्रेविटी की वजह से मैसिव ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एकदम वायलेंट फोर्स है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जो कोई दो न्यूट्रॉन स्टार जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहती है, वो ऑब्जेक्ट का अगर टकराव हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है, तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होते हैं। 2015 में जो है ऐसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स है ना दोस्तों हमको ऑब्जर्व हुए थे। तो ये जो 2015 में है दोस्तों, ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है ना यूएसए में एग्जिस्ट करती है, इस ऑब्जर्वेटरी में जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए थे तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुए थे। और ये जो 2015 में ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी जो यूएसए में, वहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है हमने फील किए थे, हमने रिकॉर्ड किए थे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो उसकी वजह से मैं जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी 1915 में दी थी ग्रेविटेशनल वेव्स की थ्योरी, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस थ्योरी के बेस के ऊपर ये थ्योरी ग्रेविटेशनल वेव्स की जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है इसकी वजह से भी हम कहते हैं कि ये भी एक बिग बैंग थ्योरी का प्रूव है। तो ये जो प्रूव इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ग्रेविटेशनल जो वेव्स है ये कैसे काम करते हैं। अगर कोई यूनिवर्स में अगर कोई हाई ग्रेविटेशनल अगर ऑब्जेक्ट के पास से अगर लाइट गुजरता है तो उस लाइट को ये जो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को डिस्टॉर्ट करता है। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर हमको डिस्टेंस पे कोई गैलेक्सी है उसको अगर हमको अर्थ से हमको ऑब्जर्व करना है, अगर वहाँ पे कोई गैलेक्सी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है इसकी मदद से हम अर्थ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बीच में कोई ऐसे हाई ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट हो जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स हो या फिर कोई बड़ी गैलेक्सी हो या फिर ब्लैक होल्स हो, उस टाइम पे क्या होता है, ये गैलेक्सी से जो भी यहाँ पे लाइट आ रही है वो लाइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। या यहाँ पे क्या है, लेंसिंग हो रहा है। कैसे लेंसिंग हो रहा है, ये जो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल है इसके थ्रू हम इसको देख पा रहे हैं, इसके थ्रू लिटरली हम नहीं देख पा रहे। यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो लाइट है एक्चुअली जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इसकी ग्रेविटी है ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार की जो हाई ग्रेविटी रहती है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा था वो लाइट यहाँ पे डिस्टॉर्ट होके हम अर्थ पे इसको ऑब्जर्व कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल की वजह से हम ये दूर की जो गैलेक्सी है इसको देख पा रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे इसको इस कंसेप्ट को कहते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है एक्चुअली हैपन हुई होगी। तो यहाँ पे जब ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना, ये यहाँ पे जो गैलेक्सी का ये जो लाइट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की,
तो हम पहले डिस्टेंस, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं गैलेक्सी का इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए। ये जो लाइट आ रहा है गैलेक्सी से, ये हमको यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए हमको पता चलता है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो गैलेक्सी है हमसे दूर जा रही है, एक्सपांड हो रही है। तो ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है इस तरह से हमको बिग बैंग थ्योरी का एक प्रूफ देती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैसे होता है, और ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो कंसेप्ट है वो ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए हम यूनिवर्स का एक्सपांशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्स जो है कितने फास्ट एक्सपांड हो रहा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अभी सिंगुलरिटी एक कंसेप्ट है इसमें, स्पेस टाइम सिंगुलरिटी। स्पेस टाइम सिंगुलरिटी मतलब यहाँ पे ब्लैक होल जो एक कंसेप्ट है, ब्लैक होल में जो है हाईएस्ट ग्रेविटी रहती है दोस्तों। यहाँ पे जो है ग्रेविटी एकदम ज्यादा रहती है। यहाँ पे जो है ब्लैक होल से लाइट जो है बाहर नहीं आ पाती बिकॉज वहाँ पे एकदम ज्यादा ग्रेविटी रहती है। तो इसी को हम कहते हैं स्पेस टाइम सिंगुलरिटी। तो विश्व में ऐसे भी स्पॉट्स है विश्व में, यूनिवर्स में, कि वहाँ पे जो है ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, और उस ब्लैक होल में जो है सिंगुलरिटी है, वहाँ से जो है लाइट भी एग्जिस्ट बाहर नहीं आ पाती है। ये जो ब्लैक होल है यहाँ पे जो हमारे फिजिक्स के जो जनरल लॉज है वहाँ पे इनवैलिड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो चंद्रशेखर लिमिट है ये भी एक कंसेप्ट है, या फिर उसको ही शॉर्ट चाइल्ड रेडियस कहा जाता है। अब ये शॉर्ट चाइल्ड रेडियस क्या है या फिर चंद्रशेखर लिमिट क्या है? ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ये स्टार्स के लिए दिया जाता है। जब भी कोई स्टार अपने एक रेडियस के बाहर डेवलप हो जाता है, एक रेडियस एक लिमिट तक उसकी रेडियस जब बढ़ जाती है, उसका मास जब बढ़ जाता है, तब वो स्टार वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। वहाँ पे जो उसका जो ग्रेविटी है वो इतना इंटेंस हो जाता है कि वहाँ पे जो उसकी ग्रेविटी उसकी जो लाइट है वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है स्टार से। तो वहाँ पे वो जो स्टार है वहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। तो उसका जो सरफेस जो है, सरफेस से वहाँ से लाइट बाहर नहीं आ पाती। इसी लिमिट को हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये जो है इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने प्रपोज किया था। अभी हमने देखा कि विश्व की निर्मिति कैसी हुई और उसमें उस दौरान जो है गैलेक्सीज भी फॉर्म हुई। अभी एग्जैक्टली ये गैलेक्सीज होते क्या है? गैलेक्सी जो है दोस्तों उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टेलर रैमनेंट्स होते हैं, इसमें इंटरसेलर गैस होता है, डस्ट होता है। हमने पहले ही देखा था कि नेबुला क्रिएट हुआ और उससे ये जो है गैलेक्सीज बने हैं। ये जो नेबुला था वो गैसियस क्लाउड था और गैसियस एंड डस्टी क्लाउड था। तो यहाँ पे गैलेक्सी में भी गैस और डस्ट का क्लाउड एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें जो है डार्क मैटर भी एग्जिस्ट करता है। डार्क मैटर जो ऐसा मैटर है दोस्तों जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है हमारे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो डार्क मैटर जो है हम देख नहीं पाते उसको, बट वो गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा जो गैलेक्सी में मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो डार्क मैटर ही होता है। ये डार्क मैटर जो है दोस्तों वो ग्रेविटी से बाउंड होता है, ठीक है। और ये गैलेक्सी जो बीच में जो है कोई भी गैलेक्सी रहती है उसके बीच में एक उसका सेंटर रहता है, और उस सेंटर के अराउंड में एक गैलेक्सी फैली हुई रहती है। और ये जो सेंटर है उसमें ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ये जो ब्लैक होल है, हर एक ब्लैक होल को हर एक गैलेक्सी के बीच में जो है ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, और उस ब्लैक होल में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ग्रेविटी रहती है। इस ब्लैक होल के अराउंड ये पूरी गैलेक्सी जो है डेवलप हुई रहती है। और गैलेक्सी जो है दोस्तों उसमें हर एक गैलेक्सी में 100 मिलियंस ऑफ स्टार रह सकते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा स्टार जो है रह सकते हैं। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसके जो सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैगिटेरियस ए स्टार। क्या नाम है उसका? सैगिटेरियस ए स्टार, ठीक है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके जो सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैगिटेरियस ए स्टार। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज देखते हैं। ये जो गैलेक्सीज है इसके कौन कौन से टाइप्स है? स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज। ये जो स्पाइरल शेप में अगर गैलेक्सीज अगर ब्लैक होल के अराउंड अगर डेवलप हो जाती है तो उसको हम स्पाइरल गैलेक्सीज कहते हैं। और इलिप्टिकल गैलेक्सी जो है वो इलिप्स ओवल शेप में रहती है। ये जो है ओल्डेस्ट गैलेक्सी रहती है, और इसके जो स्टार जो रहते हैं ओल्डेस्ट स्टार रहते हैं इस गैलेक्सी के स्टार्स। स्पाइरल गैलेक्सी में जो स्टार जो डेवलप होते हैं ना दोस्तों वो कंटिन्यूसली डेवलप, न्यू स्टार जो है ये जो इसके आर्म्स में डेवलप होते हैं। जो स्पाइरल गैलेक्सी जो
की जो आर्म्स रहती है, इसके आर्म्स में ये न्यू स्टार्स डेवलप होते रहते हैं। और इसके जो सेंटर के नजदीक वाले जो स्टार रहते हैं वो ओल्ड स्टार रहते हैं। और इलिप्टिकल जो गैलेक्सी रहती है इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें जो है न्यू स्टार ज्यादातर डेवलप नहीं होते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो इरेगुलर गैलेक्सी। ये जो गैलेक्सी है किसी शेप में नहीं रहती, वो इरेगुलर रहती है शेप में। तो गैलेक्सीज है, स्पाइरल गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, इलिप्टिकल गैलेक्सी के सेंटर में भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। और ये जो स्पाइरल गैलेक्सी जो है एक फ्लैट डिस्क की तरह रहती है। ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है एक डिस्क की तरह रहती है, फ्लैट डिस्क की तरह। इसके सेंटर जो है बल्जी फॉर्म में रहता है, और एंड जो है इसके जो एजेस रहते हैं वो उसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम हुआ रहता है। तो ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है एक फ्लैट नहीं, एक डिस्क शेप में रहती है, जिसका सेंटर जो है बल्जी रहता है, और उसके एंड जो है धीरे धीरे उसका साइज जो है कम हुआ रहता है। अभी हम देखते हैं कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जैक्टली होते क्या है। तो यूनिवर्स में जो है दोस्तों डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है ना, उसके जो 85% जो मैटर है वो डार्क मैटर है। इस डार्क मैटर को मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो है ये यूनिवर्स में ये डार्क मैटर जो है पता लगाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये क्या है। बट इसको हमने माना है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट्स आते हैं कुछ कुछ जगह पे, ये डार्क मैटर की वजह से आते हैं। जो जैसे कि ये ब्लैक होल्स वगैरह जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे ये जो है डार्क मैटर होता होगा। तो ये डार्क मैटर, ये इसका पता कैसे लगा। और एक डार्क एनर्जी एक एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, एक अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूनिवर्स का जो एक्सपांशन हो रहा है ना, वो इस एनर्जी से हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है वो हमको पता नहीं है कि किस फॉर्म का एनर्जी है ये, तो उसकी वजह से हम उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। तो यूनिवर्स में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इसको मिला के जो हमारा यूनिवर्स बनता है वो 95% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलके बनता है। तो हमको जो 95% जो यूनिवर्स है ना दोस्तों, वो हमको अभी भी पता नहीं है कि क्या है। तो 5% जो बचता है वही हमको पता है। यूनिवर्स में जो 5% है वही हमको अभी पता है कि वो क्या है। जैसे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, या फिर जो भी प्लैनेट्स या फिर स्टार्स जो भी हम डिफरेंट गैलेक्सीज में हम देख पाते हैं, वो जो मैटर है वो 5% है ओनली। तो हमको जो 95% ऑफ द यूनिवर्स जो है अननोन है अभी तक। अभी हमने देखा है कि हमारा जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारी जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है। और मैंने बताया था कि स्पाइरल जो गैलेक्सी रहती है उसका जो सेंटर जो वाला पोर्शन रहता है वो बल्जी फॉर्म में रहता है, उसका एरिया ज़्यादा रहता है, और जो एजेस पे वो उसका डिस्टेंस जो है कम रहता है। तो ये जो डिस्क है ना दोस्तों, उसका जो है डायमीटर होगा 1,50,000 टू 2 लाख लाइट ईयर। जो डिस्क है ये स्पाइरल शेप की, उसका जो डायमीटर है 1,50,000 टू 2 लाख लाइट ईयर। तो इतनी बड़ी ये गैलेक्सी है इसकी डायमीटर में। और ये जो बल्जी है स्पाइरल डिस्क फॉर्म में है, तो सेंटर में इसका जो है थिकनेस जो है ज़्यादा है। सेंटर में इसका 10,000 लाइट ईयर इतना डिस्टेंस है, और जो डिस्क है उसके एजेस पे इसका जो डिस्टेंस है वो 500 टू 2,000 लाइट ईयर जो है ठीक है। तो एजेस पे इसका डिस्टेंस कम है और सेंटर में ये फुली हुई है। तो ये ऐसे एक डिस्क टाइप बन जाता है। और एंड्रोमेडा जो है हमारे मिल्की वे की सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी में एस्टिमेटेड है कि 100 टू 400 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो दोस्तों हमने देखा था कि जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो उसके बाद में बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग में बहुत सारे जो मॉलिक्यूल बिग बैंग जब हुआ था तब ये नेबुला जैसे क्लाउड जो है क्रिएट हुए थे। ये जो क्लाउड है ये गैसियस क्लाउड है। तो उस टाइम पे ये ग्लासियस क्लाउड के जो क्लम्स जो है टुगेदर आते गए, एक साथ मिलते गए, और उसकी ग्रेविटी जो है एक जगह पे बढ़ती गई। और ये जो ग्रेविटी जब भी बढ़ती गई तो ये जो लम्स एक साथ आते गए, ये हाइड्रोजन और हेलियम के लम्स, उसके बाद में यहाँ पे उससे ही छोटे छोटे प्रोटोस्टार डेवलप होते गए। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे ऐसे प्रोटोस्टार हेलियम और हाइड्रोजन एक साथ आके
बनते गए। और ये जो प्रोटोस्टार जब एक साथ आए तो उससे बड़े बड़े स्टार वहां पे बनते गए। ठीक है, ये प्रोटोस्टार से ही है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टार बनते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोस्टार के जो सेंटर में है, यहाँ पे ये बहुत बड़े जो क्लाउड है मिलके ये प्रोटोस्टार बनते हैं। तो उनके सेंटर में जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हेलियम गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कोई भी स्टार रहता है ना दोस्तों, तो उसका फ्यूल जो रहता है हाइड्रोजन फ्यूल रहता है। जब भी ये हाइड्रोजन फ्यूल रहता है तब वो और ज्यादा हेलियम क्रिएट करता है और उससे उस स्टार की जो है साइज बढ़ जाती है। तो ये जो इसके जो सेंटर में है, जब कोई भी स्टार रहता है उसके सेंटर में हाइड्रोजन फ्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये जब जो अगर जितना ज्यादा बड़ा क्लाउड होगा उसके क्रिएशन के टाइम पे, उतना बड़ा वो स्टार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टार है, पहले दो टाइप के स्टार रहते हैं, मैसिव स्टार और लो मास स्टार। पहले जो स्टार रहते हैं वो नेबुला क्लाउड रहते हैं, फिर मॉलिक्यूलर उसके क्लाउड बन जाते हैं, फिर जो स्टार है वो प्रोटोस्टार बन जाते हैं, फिर मेन सीक्वेंस स्टार बन जाते हैं। मेन सीक्वेंस जो हमारा सन जो है अभी ये मेन सीक्वेंस स्टार है। क्या है? मेन सीक्वेंस, बट लो मास स्टार है। हमारा जो सन है मेन सीक्वेंस स्टार है बट लो मास स्टार है। और कुछ कुछ स्टार जो रहते हैं वो बहुत बड़े क्लाउड से बने रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैसिव स्टार्स। तो अभी क्या होता है, जब ये लो मास स्टार हाइड्रोजन फ्यूल उसके अंदर जो सेंटर में बर्न होता रहता है, उसके जब जीवन चक्र उसका स्टार का जब चलता रहता है, तो हाइड्रोजन फ्यूल जो उसके सेंटर में बढ़ता रहता है, जलता रहता है और उसका फ्यूजन होता रहता है। उसकी वजह से स्टार जो है हीट और लाइट पैदा करता रहता है। बट यहाँ पे कोर पे जब इसका फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो अपने वो ओल्ड एज में आ जाता है। तो उसका कोर जो है वहाँ बर्निंग जो है बंद हो जाता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेलियम का फ्यूजन स्टार होता है। जब भी कोई हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है तो उससे दो हेलियम के एटम फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेलियम है, यहाँ पे हेलियम का फ्यूजन स्टार होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये मेन सीक्वेंस स्टार के ओल्ड एज में आ जाता है तब ये उसका जो कोर में फ्यूल खत्म हो जाता है। तब वहाँ पे क्या है, कोर में अभी क्या है, एनर्जी जो है खत्म हो गई है। बट कोर में एनर्जी खत्म हो गई है, बट उसका जो शेल रहता है ना दोस्तों, उसमें जो है जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है उसका फ्यूजन जो है वो चालू ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो शेल है वो फूलता हुआ जाता है और उसका कोर जो है वो छोटा ही रहता है। बट उसके कोर में जो है हेलियम का फ्यूजन होता रहता है। उसकी वजह से वो जो स्टार जो है वो अपना जो है बैलेंस वहां पे बनाए रखता है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसका जो शेल जो है यहाँ पे एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है। और एक लिमिट के बाद जो है उसका शेल जो है वो एक रेडियस अचीव करता है। उसके बाद में जो है यहाँ पे जो उसका शेल जो है वो रेडियस जो है बढ़ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी जो है ना उसके कोर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसकी वजह से वहाँ पे वो जो स्टार है वो कोलैप्स हो जाता है। और वो जो स्टार कोलैप्स होके वहाँ पे व्हाइट डवार्फ स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है? व्हाइट डवार्फ बन जाता है। उसका साइज एकदम कम हो जाता है। और वहाँ पे जब भी ये स्टार कोलैप्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइट क्रिएट करता है। लगभग उसका जो 100 मिलियन स्टार अगर हम एक साथ में पकड़ेंगे उतना लाइट वो एक साथ में, बस थोड़े टाइम के लिए ही वो लाइट क्रिएट होता है। तो उसके बाद में वो जो स्टार है वो व्हाइट डवार्फ स्टार बन जाता है, या फिर वो प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लैनेटरी नेबुला। मतलब जो शुरुआत में जो नेबुला जैसे एग्जिस्ट कर रहा था वैसे ही ये रेड जायंट उसका ग्रेविटी के कारण, कोलैप्स होने के कारण वहाँ पे वो प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है। वहाँ पे नेबुला के क्लाउड बन जाते हैं। ठीक है, ये प्लैनेटरी नेबुला जो है अंत में व्हाइट डवार्फ ही बन जाता है। और व्हाइट डवार्फ जब उसका लाइट बंद हो जाता है तो वो अंत में ब्लैक डवार्फ स्टार बन जाता है। ठीक है, और मैसिव स्टार में जो है ये रेड, लो मास स्टार में ये रेड जायंट बना था और मैसिव स्टार में वो रेड सुपर जायंट बनाएगा। क्या बनेगा? रेड सुपर जायंट। और ये रेड सुपर जायंट जब एक्सप्लोड होता है ना दोस्तों, जब एक ग्रेविटी इसकी सेंटर में जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सुपरनोवा होता है। क्या होता है? सुपरनोवा मतलब वहां पे इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। वहां पे न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। न्यूट्रॉन स्टार में यहाँ पे जो है जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्रिएट होती है। और ये जो सुपरनोवा के रैमनंट भी जो है, सुपरनोवा जब
एग्जिस्ट हो जाता है, उसके बाद में सुपरनोवा के अंतरिक्ष में उसके रैमनंट बच जाते हैं, या फिर ये जो सुपरनोवा जो है वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार मतलब उसके जो ग्रेविटी जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहती है इस न्यूट्रॉन स्टार में, या फिर ये जो सुपरनोवा है अंत में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो सेंटर की जो बड़ा स्टार जो रहता है, इसकी सेंटर में जो ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, उससे कोई भी लाइट वहां पे पास नहीं हो पाता। तो ये स्टार फॉर्मेशन की साइकिल है। ये मैंने बताया ऑल स्टार जो है कोलैप्सिंग क्लाउड जो गैस के रहते हैं उससे बनते हैं, नेबुला जो रहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर क्लाउड से। फिर उसके बाद में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वो प्रोटोस्टार में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद में वो मेन सीक्वेंस स्टार में, प्रोटोस्टार जब रहते हैं ना दोस्तों ये स्टार, तब यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन जो है स्टार्ट हुआ नहीं रहता है। जब ये स्टार मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है तभी इसमें जो हाइड्रोजन का फ्यूजन है उसका फ्यूल जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये रेड जायंट बन जाते हैं और बड़े वाले स्टार जो है रेड सुपर जायंट बन जाते हैं। और उसके बाद में एक लिमिट के बाद में इसकी ग्रेविटी जो है बहुत बढ़ जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं, तो फिर वो जो स्टार है वो वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं या फिर प्लैनेटरी नेबुला बन जाते हैं। और जो सुपर स्टार जो रहते हैं, बड़े स्टार जो रहते हैं वो सुपरनोवा बन जाते हैं। और सुपरनोवा कोलैप्स होने के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कि ये स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं अभी जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो ज्योग्राफी या फिर और भी सब्जेक्ट है उसके लिए मैं अभी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।